आंदोलन पर बीजेपी के करीब 100 नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की, जिसमें उन्होंने इस आंदोलन को राजनीतिक बताया और ये कहा कि लेफ्ट के दलों का मकसद बीजेपी की विचारधारा को खत्म करना है। अमित शाह ने यह भी कहा कि इस आंदोलन का किसानों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बीजेपी नेताओं को किसानों की गलतफहमी दूर करने के लिए जमीन पर काम करने की नसीहत दी। खबर है कि किसानों को कृषि सुधारों के फायदे समझाने के लिए बीजेपी एक बुकलेट तैयार करवा रही है, जिसके जरिए बीजेपी नेता किसानों की गलतफहमी दूर करने की मुहिम शुरू करेंगे। पार्टी तो लगातार किसान के मामलों में तो सब चिंतित हैं दोस्त। हम भी रोज क्षेत्र में रहते हैं, सबके बीच में रहते हैं। तो जैसा किसान है, जो मुद्दा है वो किस मुद्दे, क्या किसान मुद्दा था या कोई और? नहीं, मुद्दे तो जब कई जो लोग बैठेंगे सब मुद्दों पर बात होंगी, क्या दिक्कत है। कुछ दिन पहले किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट कर सुर्खियों में आई पॉप सिंगर रियाना इस बार हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर विवादों में घिर गई। बिना जानकारी के किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करके रियाना ने काफी सुर्खियां बटोरी और इस बार उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक टॉपलेस फोटो डालकर नए विवाद को हवा दे दी। ये विवाद उनके पहनावे पर नहीं, बल्कि उस नेकलेस पर शुरू हुआ जो इस तस्वीर में उन्होंने अपनी गर्दन में पहना था। उस नेकलेस में भगवान गणेश का एक छोटा पेंडेंट भी नजर आया। टॉपलेस तस्वीर के साथ भगवान गणेश का पेंडेंट पहनने पर रियाना को सोशल मीडिया पर तो लोगों ने घेरा ही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी उनकी इस तस्वीर को सनातन धर्म का अपमान करार दिया। सनातन धर्म में ये भी कहा गया है अति सर्वत्र वर्जते। अब ये अति हो रहा है। जब रियाना ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया था तो कांग्रेस भी खुलकर उनके साथ खड़ी हो गई थी। इस बार रियाना के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। अब रियाना ने हिंदू देवी देवताओं का जिस प्रकार से अपमान किया है, क्या कांग्रेस दल उसका समर्थन करेंगे? हालांकि रियाना का समर्थन या विरोध करने के बजाय कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलकर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। मोदी जी का दुनिया में डंका बज रहा है, तो जब डंका बज रहा है तो रियाना ने ऐसा कैसे किया? रियाना की इस तस्वीर पर सोशल मीडिया पर भी लोगों का भारी गुस्सा देखने को मिला और कई लोगों ने हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर उनकी आलोचना की। इस बीच 26 जनवरी को हुई हिंसा से जुड़े टूलकिट केस में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गया। देश में कुछ जगहों पर लेफ्ट और कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन सड़कों पर उतरे और उन्होंने दिशा रवि को रिहा करने की मांग की। दिल्ली में तो लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन आयसा ने पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन किया। आयसा के छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। तमाम जो एक्टिविस्ट हैं वो दिशा रवि की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग बैनर और पोस्टर लेकर वहां पहुंचे और दिशा रवि के समर्थन में नारे लगाने लगे। जबकि बेंगलुरु में कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई ने मोर्चा संभाला और उसके कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। We're demanding for the release of Disha Ravi at the earliest. वहीं इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने भी दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया कि दिशा की गिरफ्तारी में नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से इस मामले में उंगली उठाने वालों को करारा जवाब दिया गया। कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं। यही नहीं, खबर है कि दिल्ली पुलिस को दिशा के फोन से कई अहम जानकारियां मिली जो टूल किट केस में जरूरी सबूत बन सकती हैं। पता चला है कि जब दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि का फोन खंगाला तो जानकारी मिली कि उसने ग्रेटा थुनबर्ग से कई मुद्दों पर बातचीत की थी। ये दिशा और ग्रेटा के बीच हुई व्हाट्सएप चैट का वो हिस्सा है जिसे वो जल्दबाजी में डिलीट करना भूल गई थी। यही नहीं, खबर है कि दिल्ली पुलिस दिशा रवि के फोन से डिलीट किए गए डेटा की जानकारी जुटाने के लिए व्हाट्सएप मुख्यालय को चिट्ठी भी लिख चुकी है। इस बीच दिशा रवि की अर्जी पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे 15 मिनट के लिए अपनी मां और परिवार वालों से बात करने की अनुमति दी। इसके अलावा दिशा को 30 मिनट के लिए अपनी वकील से मुलाकात करने की भी इजाजत दी गई। इस बीच टूलकिट केस में आरोपी शांतनु के चचेरे भाई के शिवसेना से जुड़े होने पर सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी ने इस बात को हाथों हाथ लिया और शांतनु के चचेरे भाई के शिवसेना से जुड़े होने के मुद्दे पर उसे घेरा। शिवसेना सिंहासन के लालच में इस हद तक गिर चुकी है कि उनके कुछ लोग इस षड्यंत्र का हिस्सा है। जिसके बाद शांतनु के चचेरे भाई खुद सामने आए और उन्होंने उसका बचाव किया। उस लड़के की बिना किसी वजह से बदनामी हो रही है, ये कहीं तो भी रुकनी चाहिए। टूलकिट केस में आरोपी शांतनु के पिता भी शिवसेना में रह चुके हैं और फिलहाल उसका परिवार ठेकेदारी का काम करता है। लेकिन उसके परिवार के तार शिवसेना से जुड़े होने की खबर मिलते ही इस मुद्दे पर सियासी रंग चढ़ने लगा।
हालांकि इस मामले में शांतनु को उस समय थोड़ी राहत मिली जब बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने उसे 10 दिन की ट्रांजिट रिमांड दे दी, जिसका मतलब यह हुआ कि अब 10 दिन तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये राहत शांतनु को ऐसे समय मिली जब दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की टीम मुंबई में, क्योंकि उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। वहीं टूलकिट केस में दिशा रवि से पूछताछ के बाद शांतनु पर शिकंजा कसता जा दिख रहा है, क्योंकि खबर है कि इस पूछताछ में दिशा ने बताया कि शांतनु 20 जनवरी से 27 जनवरी के बीच टीकरी बॉर्डर पर मौजूद था और किसान आंदोलन में शामिल हुआ था। यही नहीं, उसकी कुछ पोस्ट भी सामने आई हैं जो 26 जनवरी की हिंसा के बाद 29 जनवरी और 1 फरवरी को की गई। उन पोस्ट में शांतनु ने किसान आंदोलन का समर्थन किया और समर्थन करने वालों में निकिता जेकब भी शामिल हैं, जिन्होंने टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस को अपना लिखित बयान भेजा। बताया जा रहा है कि उसमें उन्होंने टूलकिट साजिश से जुड़ने की बात कबूल की। हालांकि गिरफ्तारी से बचने के लिए निकिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई थी उस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही कोर्ट का आदेश आने तक दिल्ली पुलिस निकिता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। टूलकिट बनाना या ना बनाना कोई गैर कानूनी ऐसा है, वो वैसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। वो जो संगठन में थी वो संगठन भी यूएपीए में कुछ बैंड है, ऐसा भी कहीं पे नहीं है। टूलकिट केस की कड़ियां जोड़ने से जुटी दिल्ली पुलिस ने भी अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। न्यूज़ 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट है कि इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले ऐप जूम को दिल्ली पुलिस ने खत लिखा और जूम के जरिए हुई इस मीटिंग में कौन कौन शामिल हुआ था उनकी जानकारी मांगी, क्योंकि शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि 11 और 22 जनवरी को टूलकिट मामले से जुड़े लोगों ने इसी ऐप के जरिए एक मीटिंग की थी और दावा है कि इसमें किसान आंदोलन को भड़काने की रणनीति पर चर्चा की गई। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने गूगल से भी टूलकिट को लेकर सवाल पूछे हैं, जिनके जवाब का इंतजार पुलिस की साइबर सेल कर रही, क्योंकि टूलकिट को गूगल डॉक्स के जरिए ही शेयर किया गया था और किसान आंदोलन पर अफवाह फैलाकर उसे तेज करने की कोशिश की गई थी। इस बीच कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारियों ने अपने टेंटों में गर्मी से बचने के लिए एसी लगाने शुरू कर दिए। प्रदर्शन के लिए के साथ ही वहां मौजूद लोगों की सुविधा में कोई कमी नहीं रखी जा रही है और गर्मी बढ़ते ही किसानों के लिए एसी लगा दिए गए ताकि उन्हें परेशानी न हो। उनके टेंटों में पंखे तो पहले ही लग रहे थे, जिनके नीचे प्रदर्शनकारी आराम करते दिखाई दिए। किसानों के तंबुओं में अब गर्मी की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। इसके साथ ही दावा किया गया कि किसानों का पूरा ख्याल रखा जाएगा ताकि वो आंदोलन जारी रख सकें। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी और कैंप इसी तरीके के बनेंगे। इससे पहले किसानों के लिए वॉशिंग मशीन और मसाज की सुविधा की तस्वीरें भी सामने आई थी। इसके अलावा उनके लिए आंदोलन वाली जगह पर जिम भी खोले गए और आंदोलन में विदेशों से फंडिंग की बात भी सामने आई थी। इस बीच भारत के खिलाफ नफरत फैलाने की खालिस्तान की साजिश के तार अब पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी के साथ जुड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के मनोज गुप्ता की रिपोर्ट है कि किसान आंदोलन की आड़ में हिंसा और नफरत भड़काने के खालिस्तान के अभियान में पाकिस्तान से जमकर फंडिंग की गई, जिसके पीछे इमरान सरकार में विज्ञान और तकनीक मंत्री फवाद चौधरी के चाचा के शामिल होने की जानकारी मिली। रिपोर्ट के मुताबिक फवाद चौधरी के चाचा अल्ताफ हुसैन अमीरुल अजीम नाम के एक संगठन से जुड़े हैं, जिसने खालिस्तान समर्थक भिंडर के साथ मिलकर भारत के खिलाफ नफरत फैलाने के अभियान की साजिश रची। बाद में भिंडर ने इस मामले के एक और आरोपी पीटर फ्रीडरिच से संपर्क कर भारत के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने का मिशन शुरू किया। इससे पहले भिंडर आतंकवाद फैलाने के मकसद से भारत में कई बार हथियार पहुंचाने की कोशिश भी कर चुका है, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। लेकिन इस बार उसने अपने पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर भारत के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने की साजिश रची और इसके लिए उसने सोशल मीडिया को अपना। यूपी एसटीएफ ने बसंत पंचमी पर लखनऊ समेत देश के अलग अलग हिस्सों में धमाकों की बड़ी साजिश नाकाम करने का दावा किया। एसटीएफ ने पीएफआई से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम बदरुद्दीन और फिरोज हैं। दोनों केरल के रहने वाले हैं। एसटीएफ के मुताबिक इन दोनों ने लखनऊ में धमाके की साजिश रची थी। आरोपियों से भारी मात्रा में विस्फोटक और अहम दस्तावेज भी बरामद करने का दावा किया गया है। यही नहीं, पुलिस का दावा है कि पीएफआई पूरे देश में इस तरह के धमाकों को अंजाम देने के लिए भर्ती कर रही थी। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव, डेटोनेटर और वेपन तथा इसके साथ साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंका देने वाले दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं।
अमेरिका के कई राज्य भारी बर्फबारी की चपेट में हैं, लेकिन टेक्सास राज्य में बर्फीले तूफान ने ऐसा कहर ढाया कि वहां बिजली घर ठप पड़ गए और राज्य की बिजली काटनी पड़ गई। पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा बिजली टेक्सास में ही पैदा होती है और वहां हाल यह है कि 40 लाख से ज्यादा लोग कड़ाके की ठंड में बिना बिजली के गुजारा करने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से टेक्सास के ह्यूस्टन शहर का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा नजर आया। तस्वीरों को देखकर यकीन कर पाना मुश्किल था कि यह नजारा अमेरिका जैसे विकसित देश का है, जहां शहर रोशनी में नहाए रहते हैं, वहां बिजली गुल दिखी। Things will likely get worse before they get better. सामने आई तस्वीरों में मोहल्ले के मोहल्ले अंधेरे में घिरे दिखे, एक भी बत्ती जलती नजर नहीं आई। घरों की बिजली तो गुल थी ही, रास्तों पर स्ट्रीट लाइटें भी बंद दिखी। Power's out, water's out. बर्फीले तूफान की वजह से टेक्सास में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और पूरे राज्य में इमरजेंसी लगा दी गई है। देश में कई जगह सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। बसंत पंचमी पर देश में कई जगह सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर इलाहाबाद और दूसरी जगहों में भी लोगों ने नदियों में डुबकी लगाई। दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान क्विंटन डिकॉक ने कुछ समय के लिए क्रिकेट से ब्रेक ले लिया। उन्होंने बताया कि वो बायो बबल यानी कोरोना के सख्त नियमों की वजह से काफी समय से दबाव महसूस कर रहे थे, इसलिए अभी उन्होंने मेंटल हेल्थ ब्रेक पर रहने का फैसला लिया। हाल ही में उनकी कप्तानी में टीम को पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली के जहांगीरपुर में हुए झगड़े में गोलियां चल गईं, जिससे सगे भाई घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को पकड़ लिया। इनमें शफीक नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी लोगों की उम्र की जांच हो रही है। आरोप है कि यह झगड़ा बाइक गिरने से शुरू हुआ था। मुंबई में अभिनेता संदीप नाहर ने खुदकुशी कर ली। दावा किया गया कि इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी पत्नी और सास पर परेशान करने का आरोप लगाया था। संदीप नाहर फिल्म केसरी और महेंद्र सिंह धोनी पर बनी सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म में नजर आए थे। खबर मिली कि एक संदीप नाहर नाम के आदमी ने सुसाइड किया है। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत लद्दाख में लेह के सबसे ऊंचाई वाले गांव में भी 24 घंटे पानी पहुंचाने का लक्ष्य सफल रहा। दावा किया गया कि -20 डिग्री तापमान में भी वहां लोगों को पीने के पानी की दिक्कत नहीं हुई। जितने मकान हैं यहाँ पे, उनमें से आधे घरों को इस पूरी सर्दियों में नल खोलने से पानी मिला है। इस योजना के तहत 2022 तक लद्दाख के 125 गांवों तक पानी पहुंचाया जाएगा। इस सुविधा से गांव की महिलाएं काफी खुश दिखीं। पहले तो ठंडी में जम जाता है, इतना महीना कहाँ चलेगा, सर्दी पर तो नहीं चलता है। महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सवाल उठने लगे हैं कि क्या राज्य में कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक में फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार करने के संकेत दिए। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन हो, नहीं तो बढ़ते मामले देखते हुए फिर से लॉकडाउन पर विचार हो सकता है। ऐसे ही संकेत मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी दिए। उन्होंने लोगों को कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहते हुए साफ कर दिया कि शहर में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, ये लोगों पर निर्भर करेगा। महाराष्ट्र में पिछले 1 हफ्ते से हर दिन कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। लोग अभी भी ट्रेन से आ जा रहे हैं, बाकी भी मास्क तो यूज़ ही नहीं करते, तो मुझे लगता है थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो वापस हम अपने लॉकडाउन के पास जा सकते हैं हम लोग। ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों के हाथ में लॉकडाउन होना है नहीं होना है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की गई है। सामना के जरिए भी लोगों को चेतावनी दी गई है कि नियमों का पालन नहीं करने पर राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। यही नहीं, लोगों को इसे गंभीरता से लेने की भी नसीहत दी गई है। हालांकि सामना में लॉकडाउन को आखिरी विकल्प बताया गया है, लेकिन इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि इसे लागू करने की नौबत सरकार पर ना आए, इसकी जिम्मेदारी भी जनता की है। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी के एक गुट ने अपनी ही पार्टी के विधायक के घर और दफ्तर पर धावा बोल दिया। एक दिन पहले हुई इस घटना में टीएमसी विधायक निहार रंजन घोष के घर और दफ्तर पर जमकर तोड़फोड़ की गई और उनके दफ्तर से बाहर निकलने के बाद भी हमलावरों का आतंक जारी रहा। हमला करने वालों ने विधायक के दफ्तर में तोड़फोड़ करने के बाद वहां रखा फर्नीचर बाहर निकाला और उसे भी तोड़ना शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने गली में खड़े स्कूटरों को भी नहीं छोड़ा।
पहले वो एक स्कूटर को घसीटते हुए कुछ दूरी तक ले गए और फिर डंडों से उस पर हमला कर दिया। इसके बाद वहां खड़े दूसरे स्कूटर पर भी ताबड़तोड़ डंडे बरसाए गए। टीएमसी विधायक निहार रंजन घोष ने इस हमले के लिए अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया। কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী আর প্রসেনজিৎ দাস তাদের নেতৃত্বে তাকে ভয় দেখিয়ে দমানোর একটা চেষ্টা করছে। हालांकि टीएमसी के जिन लोगों पर हमले का आरोप लगा उन्होंने इस घटना को विधायक का निजी मुद्दा बताया। পাড়ার মধ্যে গন্ডগোল উনার পাড়াতেই আমরা যেহেতু খবরটা পেয়েছি এগুলোতে আমাদের। विधायक ने इस हमले की जानकारी पुलिस को भी दी और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में फर्जी तरीके से कोरोना वैक्सीन लगाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्रेटर नोएडा में दादरी इलाके के एक क्लिनिक में बिना प्रशासन की मंजूरी के कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही थी, जिसकी जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से छापा मारा और 5 लोगों को हिरासत में लिया, जिनके पास से वैक्सीन भी बरामद की गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आरोपियों ने आसपास के इलाकों में 1000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई थी। वैक्सीन लगा रहे थे और उनके ये पेपर हैं सारे, तो उसको जो पेपरों को वो दिखा रहे कर रहे थे, लेकिन बिना भारत सरकार के परमिशन और सीएमओ सर के नॉलेज संज्ञान में लाए या शासन को बताए, वो ट्रायल बेसिस पर इसको जो है गाजियाबाद और यहाँ पर करीब कई हज़ार लोगों को ये वैक्सीन लगा चुके हैं। मौके से 5 आदमी पकड़े। विदेशी राजनयिकों के जम्मू कश्मीर दौरे पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश हुआ। न्यूज़ 18 के आदित्य राज कौल की रिपोर्ट है कि राजनयिकों के दौरे से पहले आईएसआई के इशारे पर भारत के खिलाफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल तेज कर दिया गया। खबर है कि झूठी जानकारी वाले ट्वीट न केवल पाकिस्तान बल्कि सऊदी अरब से भी किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए 17 फरवरी को कश्मीर बंद करने का भी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि राजनयिकों के दौरे में घाटी की असली तस्वीर दुनिया के सामने ना आ सके। इस दौरे पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की बौखलाहट पहले ही सामने आ चुकी है। गोधरा कांड का आरोपी रफीक हुसैन 19 साल बाद पकड़ा गया। गुजरात में गोधरा कांड के आरोपी रफीक हुसैन को पुलिस ने 19 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि पकड़ा गया ये आरोपी उस गिरोह का हिस्सा था जिसने गोधरा कांड की साजिश रची थी। आरोपी रफीक लंबे समय तक दिल्ली में मजदूर बनकर काम कर चुका है। रफीक हुसैन भट्टू को कल एसओजी गोधरा ने अरेस्ट किया है। बंगाल में सरस्वती पूजा के बहाने टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे पर निशाना साधा। कोलकाता में टीएमसी समर्थकों की ओर से तैयार किए गए पंडाल की थीम के जरिए कृषि सुधार कानूनों का विरोध किया गया। चुनाव आ रहे हैं तो कोई भी मौका राजनीतिक दल चूक नहीं रहे हैं। फार्म बिल के खिलाफ ये थीम जो है इसको सजाया गया है। तो वहीं बीजेपी समर्थकों ने भी भव्य पंडाल बनाया जिसमें सरस्वती को कमल के फूल पर बैठा दिखाया गया। अब बीजेपी समर्थित लोगों द्वारा आयोजित किए गए सरस्वती पूजा में कमल के फूल पर मां सरस्वती बैठी हुई है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने राउरकेला में हॉकी स्टेडियम की नींव रखी। इस स्टेडियम में भी 2023 में पुरुषों का हॉकी विश्व कप खेला जाएगा। महाराजा सुहेल देव की जयंती पर यूपी के बहराइच में प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मारक और चित्तौरा झील के विकास की योजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा बहराइच में महाराजा सुहेल देव के नाम से बने एक मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये कहा कि देश में महापुरुषों को पहले उचित सम्मान नहीं दिया गया। आज बहराइच में उनके भव्य स्मारक के शिलान्यास का सौभाग्य मिला। मुंबई के नगर निगम बीएमसी में विपक्ष के पद का दावा कर रही बीजेपी को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बीजेपी की तरफ से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले बीजेपी ने दलील दी थी कि कांग्रेस राज्य सरकार में शिवसेना की सहयोगी है, इसलिए बीएमसी में कांग्रेस के पास नेता विपक्ष का पद नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उनका हम स्वागत करते हैं, उनका आदर करते हैं। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों पर भारतीय मूल के कुछ लोगों को धमकाने की खबर सामने आई। इस पर कनाडा में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक खत लिखा और इन भारतीयों को सुरक्षा देने की मांग की। बीजेपी ने गुजरात में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने रामभाई मोकरिया और दिनेश प्रजापति को अपना प्रत्याशी बनाया। ये दोनों सीटें कांग्रेस नेता अहमद पटेल और बीजेपी नेता अभय भारद्वाज के निधन के बाद खाली हुई हैं। रामभाई मोकरिया एबीवीपी और जनसंघ में भी रहे, जबकि दिनेश प्रजापति बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब इन सीटों पर 1 मार्च को उपचुनाव होगा।
झारखंड के धनबाद में पुलिस ने केस में फरार चल रहे आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। उस फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने वहां चेकिंग अभियान चलाया था। आरोपी की जब पुलिस वाले उसे थाने ले जाने लगे तो उसने पिस्तौल और तलवार लहराकर उन्हें डराने की कोशिश की, जिसके बाद कुछ पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और फिर बीच सड़क पर ही उसकी पिटाई शुरू कर दी। मारपीट की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में कई पुलिस वाले उस पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाते नजर आए, जबकि कुछ लोग उसे लातों से मारते दिखे। मारपीट की वजह से वहां लोगों की भीड़ जुट गई। इस बीच सड़क से ट्रक और गाड़ियां भी गुजरती रहीं। बीच सड़क पर थोड़ी देर तक मारपीट करने के बाद पुलिस वाले उसे घसीटते हुए थाने ले जाने लगे। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग उसे टांग कर ले जाते दिखाई दिए। इंडोनेशिया पर कुदरत रहम खाने को तैयार नहीं। 2 दिन पहले वहां के जावा द्वीप पर भारी बारिश की वजह से जमीन खिसक गई और हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। नया साल शुरू हुए 46 दिन ही हुए हैं, लेकिन इंडोनेशिया में कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी तूफान तो कभी ज्वालामुखी फटने की 65 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं और कुदरत के कहर का ये दर्दनाक सिलसिला लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से वहां एक नदी में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो अपना किनारा तोड़कर शहर के बीचों बीच उफनती नजर आई। आसमान से बरसती आफत के आगे सदियों से तनकर खड़े पहाड़ भी टिक नहीं पाए। एक वीडियो में एक पहाड़ का हिस्सा आंखों के सामने टूटकर गिरता दिखा और फिर तो वो हर तरफ चीख पुकार मच गई। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें इलाके का भूगोल ही बदला हुआ नजर आया। जहां पहाड़ हुआ करता था वहां खाई सी बनी दिखी। चट्टान खिसकने की वजह से ऊपर से मिट्टी का सैलाब नीचे बसे गांवों पर आ धमका, जिससे कई घर तबाह हो गए और उनमें रहने वाले लोग कई टन मिट्टी के ढेर के नीचे दब गए। बताया गया कि लोगों की जान बचाने के लिए बचाव कर्मियों ने आधुनिक उपकरणों के आने का भी इंतजार नहीं किया और अपने हाथों से ही मलबा हटाकर लापता लोगों की तलाश में जमीन आसमान एक कर दिया। दिल्ली के मंगोलपुरी में नाले से विकास नाम के एक लड़के का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घर वालों ने उसके दोस्तों पर ही हत्या का शक जाहिर किया। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुछ रोज पहले इसी इलाके में रिंकू शर्मा नाम के एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी और अब 18 साल के विकास को पत्थरों से कुचलकर मार दिया गया। हत्या से पहले की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में विकास को एक लड़का अपने साथ जबरदस्ती ले जाता दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल वो उस लड़के से पीछा छुड़ाने के लिए सड़क पर भागने लगा। इसके बाद वो लड़का भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। हालांकि थोड़ी दूर भागने के बाद वो सड़क पर गिर गया, जिसके बाद वो लड़का उसे अपने कंधे पर उठाकर वहां से चला गया। अगले दिन विकास का शव पुलिस ने एक नाले से बरामद किया। तो कंधे पे रख के जो लेके नाली में फेंक दिया गया, उसको नाली में फेंक दिया तो फिर चेहरे पे चिल्लियाँ मारी इसके, ताकि कोई पहचान ना सके। घर वालों ने विकास को कंधे पर उठाकर ले जाने वाले इस लड़के की पहचान गोलू के तौर पर की है, जो इस घटना के बाद से फरार है। मुंबई में मोहन भागवत मिथुन चक्रवर्ती से मिले। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच इस मुलाकात पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन मिथुन ने कहा कि ऐसी अटकलें लगाना सही नहीं है। काफी समय तक मोहन भागवत जी आपके पास रुके। देखिए, पहली बात तो बता दूं कि मोहन जी के साथ मेरे एक स्पिरिचुअल रिलेशन है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें सांसदों को मिलने वाले फंड की रकम पीएम केयर्स फंड में ट्रांसफर नहीं करने की मांग की गई। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस याचिका को खारिज कर दिया। पिछले साल केंद्र सरकार ने सांसदों के अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास के लिए मिलने वाली रकम पर 2 साल तक रोक लगा दी थी, ताकि इन पैसों का इस्तेमाल कोरोना खतरे से निपटने में किया जा सके। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुजरात में होने वाले निकाय चुनाव से पहले नवसारी में एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को गुजरात से भी चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी। चाय का चाय और पानी का पानी हो जाएगा। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि कुछ दिन पहले एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और इसमें उनके एक साथी छात्र की मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारी छात्रों ने इस मौत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया और सड़क पर उतरकर हंगामा किया। कार्यकर्ता की मौत के बाद आज कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिया मिर्जा ने कारोबारी वैभव के साथ मुंबई में शादी कर ली। दोनों की ये दूसरी शादी है। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और अमेरिका की सेरेना विलियम्स ऑस्ट्रेलियन ओपन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए। मध्य प्रदेश के गुना में एक महिला से बदसलूकी का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार को घेरना शुरू कर दिया। एक महिला के ऊपर
एक पुरुष को बैठालकर कंधे पर रखकर 3 किलोमीटर चलने को कहते हैं, शेम ऑन शिवराज सिंह सरकार। गुना में एक गर्भवती महिला का एक लड़के को कंधे पर बिठाकर नंगे पांव चलने का वीडियो सामने आया था। बताया गया कि महिला के ससुराल वाले उसके किसी दूसरे आदमी के साथ रहने से नाराज थे और उन्होंने उसके साथ ये सलूक किया। निंदनीय है इस तरह की घटना और इसीलिए प्रकरण पंजीबद्ध करके और गिरफ्तारी की गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने मामूली विवाद में सरेआम एक आदमी की बेरहमी से पिटाई की, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। बाद में घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिनमें एक तस्वीर में कुछ लोग बीच सड़क पर एक आदमी पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाते नजर आए। इसी बीच उनका एक साथी भी वहां पहुंचा और वो भी उस पर डंडा लेकर टूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे सारे लोग मिलकर उसे पीट कर मार डालेंगे। सड़क पर हो रहे इस हंगामे की वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी मारपीट कर रहे लोगों को रोकने तक की कोशिश नहीं की, बल्कि दूर खड़े रहकर सिर्फ तमाशा देखते रहे। वो बदमाश उसके साथ तब तक मारपीट करते रहे जब तक कि वो अधमरा ना हो गया। इस घटना के बाद सारे लोग वहां से फरार हो गए। भारत के स्पिन आक्रमण के सामने ढेर हो गई। टीम इंडिया के लिए ये जीत कई मायनों में अहम रही, जिनमें सबसे खास बात यह कि टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों शानदार रही। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रविचंद्रन अश्विन का रहा, जिन्होंने मैच में कुल 8 विकेट झटके और दूसरी पारी में शानदार शतक भी जड़ा। रोहित शर्मा के बल्ले से भी लंबे वक्त बाद रन निकले और उन्होंने पहली पारी में 161 रनों की पारी खेली। अजिंक्य रहाणे के बल्ले से भी इस साल पहला अर्धशतक निकला और उन्होंने पहली पारी में 67 रन बनाए। विराट कोहली इस बार भी शतक नहीं लगा पाए, लेकिन लगातार तीसरे मैच में उनके बल्ले से अर्धशतक निकला। सबसे बढ़िया प्रदर्शन भारत की स्पिन तिकड़ी का रहा। अश्विन, कुलदीप और अक्षर पटेल ने मैच में कुल 17 विकेट झटके। टेस्ट सीरीज का अगला मैच अहमदाबाद में 24 फरवरी से खेला जाएगा। अहमदाबाद में खेला जाने वाला ये मैच डे नाइट होगा, जो गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए NTLF यानी नॉस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन कोरोना महामारी के बाद डिजिटल भविष्य और जिम्मेदार तकनीक के महत्व पर आधारित होगा। इस वर्ष के आयोजन का विषय है शेपिंग द फ्यूचर टुवर्ड्स अ बेटर नॉर्मल। 19 फरवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के 1600 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बीच 30 उत्पाद दिखाए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में तेल और गैस क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम दफ्तर से जारी एक बयान के मुताबिक पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रामनाथपुरम तुतुकुड़ी प्राकृतिक गैस परियोजना और पेट्रोल को सल्फर मुक्त बनाने की इकाई देश को समर्पित करेंगे। साथ ही पीएम नागपट्टिनम में कावेरी बेसिन रिफाइनरी की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक फायदा होगा और देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। कुछ दिन पहले हुए समझौते के तहत चीन की सेना ने LAC पर लगे अपने कई टेंट उखाड़ लिए। लद्दाख में पेंगोंग झील के इलाके से चीन की सेना के पीछे हटने का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें कई चीनी सैनिक अपना सामान लादकर घर वापसी करते नजर आए। इतना ही नहीं, पेंगोंग झील के पास चीन ने अपने सैनिकों के लिए जो टेंट लगाए थे उन्हें भी वहां से हटा दिया गया। चीन की सेना ने LAC पर कुछ बंकर भी तैयार किए थे, लेकिन पीछे हटने का समझौता होने के बाद कुछ चीनी सैनिक उन बंकरों को भी तोड़ते नजर आए। साथ ही वीडियो में वहां एक खुदाई करने वाली मशीन भी नजर आई, जो बॉर्डर पर चीनी सेना के निर्माण को तोड़ती दिखी। खबर है कि पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर से चीन के करीब 200 टैंक लौट चुके हैं और ऊंची पहाड़ियों पर बनी उसकी कई पोस्ट भी खाली हो चुकी हैं। जिस रफ्तार से चीनी सेना की वापसी हो रही है, उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि 20 फरवरी तक पेंगोंग झील से चीन के सैनिक पूरी तरह पीछे हट जाएंगे। सरकार ने निजीकरण के लिए शुरुआती दौर में 4 सरकारी बैंकों को चुना है, जिनके नाम सामने आए हैं। moneycontrol.com की खबर के मुताबिक सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए सबसे पहले ये 4 बैंक चुने गए हैं। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम सामने आया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के समय सरकारी बैंकों के निजीकरण के जरिए सरकारी खजाने भरने की बात कही थी और इन 4 बैंकों में हिस्सेदारी बेचने का फैसला उसी योजना का हिस्सा हो सकता है। इन चारों बैंकों में कुल 2,22,000 कर्मचारी हैं, लेकिन निजीकरण का इन ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा। अब बात कोरोना से जारी जंग से जुड़ी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, फिर भी हम सबको कुछ सावधानियां बरतनी है। कोरोना से लगातार जंग जारी है और इसके लिए मास्क पहनना जरूरी है, बार बार हाथ धोना जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है 2 गज की दूरी। कोरोना से जंग में ये सावधानियां आज भी हैं जरूरी।